आइए नमस्कार। अभी बिहार सिटीजन पे हैं राजीव कुमार सिंह, जो नेहरू युवा केंद्र में बहुत दिनों से मेहनत करके आरटीआई लगा के आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त की, जिसमें ये बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। बताइए सर। नेहरू युवा केंद्र एक स्वायत्त शासी संस्था है। हमारे ज़िले में 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तत्कालीन जिला समन्वयक श्री शशिकांत चौधरी जी हुआ करते थे। उस समय में ऐसा तो लगता था कि नेहरू युवा केंद्र एक अच्छी संस्थान है। इसके प्लेटफॉर्म पे युवाओं को एक अच्छे रोजगार, एक अच्छे विधि व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि नेहरू युवा केंद्र में बहुत ही व्यापक रूप से भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं लूट खसोट, सरकार की राशि का गबन। सर, जैसे भ्रष्टाचार कैसा? भ्रष्टाचार का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा जो राशि हमारे जिले को जो प्राप्त होती है, उसमें यहाँ बंदरबाट कर दिया जाता है। जो कार्यक्रम धाता पे चलनी चाहिए थी, वो कार्यक्रम तो चलती ही नहीं है। केवल पेपर वर्क सबमिट करके पैसे की निकासी कर ली जाती है। तो मैं आरटीआई से खुलासा किया हूँ। तो आप एनवाईके से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से आप जुड़े हुए हैं और कैसे आपका एनवाईके पे आना जाना कह सकते हैं, या फिर कैसे आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है? कोई संस्था के लिए काम कर रहे हैं आप या संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं जब अपने युवा अवस्था में जब था, ताकि एनवाईके संगठन जो होती है 16 से 29 साल के युवा को ही मानती है कि ये यूथ है। उसके बाद नहीं मानी जाती है, तो प्रौढ़ व्यवस्था में मानी जाती है। लेकिन हम लगभग 1997 से एनवाईके में मेरा आना जाना है और मैं इस एनवाईके से जुड़ा भी था। मेरी एक संस्था भी, स्वयंसेवी संगठन मैंने बनाया था। उस समय में अजय कुमार मिश्रा जी यहाँ के जिला युवा समन्वयक हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्तर से प्रेरित मुझे किया और कहे कि आप एक अपनी संस्था बनाइए जो एनवाईके आपको मदद करती है। मैंने अपनी एक संस्था 2003 में रजिस्ट्रेशन करा किया था और आज तक मैं उस संस्था के मैंने बैनर तले मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो अभी तक में क्या क्या, मतलब कि अगर आरटीआई लगाए हैं आप, तो किस किस तरह का आरटीआई लगाए हैं और किस तरह का आरटीआई के द्वारा आप खुलासा करना चाहते हैं और किस तरह का करप्शन देखने को मिल रहा है आपको? 2017 में मैंने एक आरटीआई लगाई थी। फर्स्ट आरटीआई मेरी 2017 में ही लगाई थी, एनवाईके समस्तीपुर के विरुद्ध। उसमें मैंने 10 बिंदुवार मांगा था। उस 10 बिंदुवार में मुझे सूचना प्राप्त कराई गई। जैसे सर क्या मांगा 10 बिंदुवार में? उसमें मैंने मांगा था, मैंने आप के विभाग के तहत कार्यक्रम किस प्रखंड में, किस स्तर का चयन, मैंने राशि कितनी, किस युद्ध कलम ने कार्यक्रम किया, इस संबंधित मामले में। साथ ही साथ 10 बिंदुवार ये भी थी उसमें कि एनवाईवी का चयन आपने किस आधार पर किया, स्थापना मद का पैसा आपने किस मद में खर्च किया। ठीक है। लोकल कन्वेंस, जो लोकल कन्वेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी जो ज़िले में यात्रा भ्रमण करने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए रिक्शा से भ्रमण करते हैं, रिक्शा से कहीं कलेक्ट्रेट गए, तो उसका टीए जो बनती है उसको लोकल कन्वेंस करते हैं। उसमें भी व्यापक हमको आरटीआई से गबन नजर आया। जिस काशीपुर में जहाँ ये ऑफिस अभी मैंने पदस्थापित है, वहाँ से एक कलेक्ट्रेट की दूरी लगभग हमारे समझ से 1 किलोमीटर होनी चाहिए। आधा किलोमीटर वहाँ समझ लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि कोई रिक्शा चालक 20 रुपये से 25 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं हमारे समझ से। 50 मान लीजिए, मजदूरी है 17 की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। उस समय में 20 रुपये काफ़ी होते हैं। और मैं आपको पत्र आरटीआई से जो मुझे प्राप्त हुई है उसमें मैं दिखाता हूँ, 60 रुपये भाड़ा निकासी है। ये गबन नहीं है तो क्या है? सरकार पे वित्तीय बोझ नहीं है तो क्या है? दूसरी बात, आपने भ्रष्टाचार पर चर्चा किया, भ्रष्टाचार पर उन्हें उजागर कर दूं। समस्तीपुर जिले के एनवाईके के तहत जितने भी कार्यक्रम
जिस जिस प्रखंड में कराया गया है उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी मुद्दा क्या है ये देख लीजिए। 2017 में 20 प्रखंड में 40 पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम होने थे जो विभाग का गाइडलाइन है, और 40 पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम जब हुए तो मैंने उस RTI से मैंने देखा कि पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम जो होने हैं उसकी गाइडलाइन क्या कहती है, उस पर तो हुई ही नहीं। पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का ये मतलब होता है कि जिस तरह आपका पार्लियामेंट चलती है, पक्ष और विपक्ष, उस आधार पे कार्यक्रम तय होती है। इस तरह मान लीजिए कि आपके 80 पार्टिसिपेंट आपने भाग उस कार्यक्रम में लेते हैं, और 80 पार्टिसिपेंट में एक तरफ 41 लोग होते हैं, एक तरफ 39 लोग होते हैं। एक लोग इसलिए 41 में बोला हुआ है जो अध्यक्ष होते हैं, और 40 और 39 से एक साइड होते हैं। और उसमें जिस तरह आपके पार्लियामेंट में ये मिनिस्टर होता है, वो मिनिस्टर होता है, सारे मिनिस्टर बनाए जाते हैं बाई पत्र रजिस्टर पे। नेहरू युवा केंद्र में, नेहरू युवा केंद्र में नहीं, जिस जगह कार्यक्रम होती है वहाँ उसमें रिसोर्स पर्सन भी होते हैं, उनको प्रशिक्षण देना होता है, ठीक है। और सारे मुद्दाएं रखी जाती है, विपक्ष भी उस मुद्दे को विपक्ष मुद्दे रखते हैं, और जो सरकार में होती है उनका जवाब होती है। इस तरह इसी को ही हम लोग पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम करते हैं। लेकिन एक भी पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम के हमारे समस्तीपुर जिला के अधिकारी लेखा लिपिक उमेश प्रसाद जी अगर हमको दिखा दे एक भी रजिस्टर इस तरह का, तो आप लोग जो कह देंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। एक भी प्रशिक्षण बता दे कि पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम अगर हमारे धरातल पर हुई है तो मैं मान लूँगा उस दिन कि समस्तीपुर धरती पे उन्होंने कार्यक्रम किया है। मुझे इतनी तक पता है कि पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में 50% की लूट खसोट हुई है, कागज पे ही कार्यक्रम करा दिए गए हैं। गाइडलाइन ये कहती है कि जिस प्रखंड में आपने कार्यक्रम तय किया है उस प्रखंड के यूथ क्लब के द्वारा ही कार्यक्रम कराई जानी है। लेकिन ये सारे गाइडलाइन को ताक पर रख के किसी अन्य ब्लॉक के यूथ क्लब से किसी अन्य ब्लॉक में जाके इन्होंने कार्यक्रम कराया। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? लूट खसोट नहीं है तो क्या है? युवाओं को आप दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? 50% की राशि आप वाउचर उठा कर देख सकते हैं कि एक ही वाउचर पे आप देखेंगे कि 8,000 की मैंने भोजन एवं नाश्ता लिखा हुआ है, और जितने भी वाउचर उसमें मैं दिखा रहा हूँ उस वाउचर में या तो वो दुकान ही नहीं है धरातल पे, ये फर्जी बिल वाउचर निकाल के पास कर दिया गया है। इसको गबन नहीं कहेंगे तो क्या है? मतलब भारी मात्रा में पैसों का लूट हुआ है गवर्नमेंट, कई लाखों में। तो सर इसके और भी अधिकारी होंगे, वरीय अधिकारी यहाँ अभी समस्तीपुर में जो NY के ये संस्था चल रही है, तो ये किनके अधीन आता है? जिले पदाधिकारी जो हमारे यहाँ के DM साहब होते हैं, इनके नोमेट अध्यक्ष हैं। इनकी तो निगरानी होनी ही चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो जिलाधिकारी को कोई सूचना दे ही नहीं रहा। तो सर आपने इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं DM साहब को? जी, इस तरीके की मैंने 7 दिसंबर 2019 को मैंने एक पत्र जारी किया था, मैंने 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना के लिए, और मेरा एजेंडा भी था, और एजेंडा मैं आप लोग को दे ही देता हूँ। उस एजेंडा में स्पष्ट लिखी हुई थी कि ये हमारी मांगे हैं, इसमें इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है, अनियमितता बढ़ती गई है, जिस संदर्भ में मैं नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर के परिसर में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना देने का ऐलान किया था। ये हमारा एजेंडा है, ये मुख्य बिंदु हैं, मैंने पत्र में लिखा हुआ था। सामने देखिए, मेरा ये बिंदुवार है कि नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर में विभागीय राशि का दुरुपयोग, विगत वर्षों से मानदेय पर कार्यरत प्रत्येक वर्ष 42 NYV को नियम के विरुद्ध चयन करना। तीसरा, पूर्व में चयनित महिला NYV के साथ छेड़खानी और मैथ भाषा का प्रयोग उनके चरित्र पर छींटाकशी से संबंधित।
चौथा है जिला युवा समन्वय लेखा लिपिक द्वारा बिना घूस के सरकारी कार्यक्रमों को आवंटन नहीं करना। पाँचवा है नेरेवा के समस्तीपुर के प्रभारी जिला युवा समन्वय लेखा लिपिक की एक तरफा मनमानी। छठा मेरी क्वेश्चन थी लेखा लिपिक का कार्यालय से हमेशा असमय गायब रहना। सातवां लेखा लिपिक द्वारा स्वयं निर्णय लेते हुए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर विभागीय निर्धारित कार्यक्रम का आयोजन कराना एवं कार्यालय कार्य को बाधित करते हुए कार्यक्रम को स्वयं उपस्थित रहना। आठवां है प्रभारी जिला एवं संवर्ग व लेखा लिपिक की आय से अधिक संपत्ति की जांच। नौवां मेरा था सत्र 19-20 में NYB का चयन रद्द किया जाना। 10 में है मेरा युवाओं के मौलिक अधिकार का सम्मान करना। ये मेरी मांगे थी। मैंने 13 दिसंबर 2019 को 11 बजे नेरेवा केंद्र कार्यालय परिसर में मैंने धरना पर बैठा था। हमारे साथ बहुत सारे युवा भी थे और मीडिया भी उसमें उपस्थित हुए थे। उनके बाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अधिकारी भी नियुक्त की गई थी। उन्होंने मेरा एजेंडा भी लिया, जो एजेंडा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एजेंडे पे अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें जितना भी आप लेखा लिपि पे बहुत ज़्यादा आरोप आप लगा रहे हैं, इसलिए लगाया मैं बताना चाहता हूं। और ये कौन से मतलब कि किस सत्र से किस सत्र तक, और उस समय में लेखा लिपिक कौन है थे और अभी भी हैं क्या? 2016 में लेखा लिपिक शंकर चौधरी जी हुआ करते थे, जो उनकी ट्रांसफ़र लगभग हमको उम्मीद है कि माह जून में हो ही गई थी। उसके बाद जिले के ये अधीना मैंने हैं रहने वाले हैं श्री उमेश प्रसाद जी यहाँ के लेखा लिपिक के पद स्थापित हुए। उसके बाद से आज तक वो आज भी इस केंद्र में पदस्थापित हैं। इनके कार्यकाल में इतनी राशि का गबन है। गबन होने के बाद भी मतलब वो अभी तक पद पर ही है। तो इसका जांच वगैरह, आप क्योंकि RTI एक्टिविस्ट हैं, तो इसका जांच वगैरह अभी तक, क्योंकि 2017 से मामला चल रहा है, तो अभी तक जांच क्यों नहीं हो रहा है इस पर? मैं इस पर आपको प्रकाश देना चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले तो उस बात को ख़त्म कर दूँ कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो मेरी धरना पर 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का जो ऐलान की गई थी, मैं जो धरना पर बैठा भी था, मेरा एजेंडा भी उनके पास पहुंचा भी था, और 2 दिन के बाद मैंने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पहुंचा तो मुझे पत्र भी दिखाई गई थी कि आपके धरना के एवज में इन्होंने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। उस जांच अधिकारी में ADM श्री धर्मेश कुमार जी यहाँ के जांच अधिकारी बने, जो शायद 5-6 पोस्ट पे भी प्रभार में हैं। जिला में भी शायद खेल पदाधिकारी भी वही हैं। तो उन्होंने मुझे कार्यालय में बुलाया भी और उन्होंने मुझसे पूछा भी किया था कि आपने जो आरोप लगाया है क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? हमने कहा यस सर, मैं कर सकता हूँ। मैंने सारे रिकॉर्ड के साथ मैंने उनके पास पहुँचा भी था, और हमारे साथ 2-3 मित्र भी हमारे थे, जैसे अक्षय कुमार जी भी थे, अमित कुमार जी भी थे, निधि कुमारी जी भी थी। ये लोग हमारे साथ थे। मैंने स्पष्ट वहाँ मैं दिखा दिया अधिकारी महोदय को कि सर ये गड़बड़ी है। आप NYB चयन आपकी निगरानी में हुई थी, आप नॉमिनेट अध्यक्ष थे जिलाधिकारी महोदय के तहत, तो आपको भी दिग्भ्रमित करके NYK ने गलत चयन कर दिया। NYB चयन का मतलब सर ये मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, NYB चयन जो हर सत्र में होती हैं, तो जितने भी प्रखंड होते हैं, एक प्रखंड से 2 NYB की चयन होनी है। NYB का मतलब राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक, जिनकी वॉलेंटियर हुआ करती है नेहरू युवा केंद्र की, जो मानदेय 5,000 रुपये के मानदेय पे वो कार्य करते हैं अपने प्रखंडों में। उसके बावजूद जब चयन में क्या हुआ कि रूल कहता है, गाइडलाइन कहती है, चयन का गाइडलाइन है कि जिस प्रखंड में आवेदक ने आवेदन किया उसी प्रखंड से आपको चयन करना है, अगर वो वरीयता में आते हैं तो। अगर नहीं आते हैं तो आप दूसरे प्रखंड के लोगों को दूसरे प्रखंड में इस तरह आप चयन नहीं कर सकते हैं। ये तो धांधली है। मतलब एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में नहीं की जा सकती है। उसको भी करने का एक रूल है कि उस प्रखंड से आवेदन नहीं हुआ हो तो, ऑलरेडी आवेदन थी। और यहाँ स्क्रूटनी जो हुई जिला में,
NYK में स्कूटनी में यहाँ के नॉमिनेट जो भी सदस्य बने थे बहाली के लिए सब चयन पे जो सदस्य मैंने थे उसमें सारे लोग अपने अपने कैंडिडेट बहाली के लिए सब चयन पे जो सदस्य मैंने थे उसमें सारे लोग अपने अपने कैंडिडेट से पैसा लेके चयन करने का काम किया। इसमें यह भी है, रूल है, गाइडलाइन है कि जो छात्राएं नियमित रूप से पढ़ रहा है उसकी चयन नहीं की जानी है। मैं अभी आपको प्रमाण दे रहा हूँ, सारंजन ब्लॉक से विजय कुमार चौधरी आज भी वो एक स्टूडेंट के रूप में दरभंगा CM साइंस कॉलेज का वो स्टूडेंट है, पूर्व में चुनाव भी लड़ा है। ये तो मेरे पास साक्ष्य है, फोटोग्राफ है, सारा चीज़ मैं दिखा सकता हूँ। मैंने बार जिला विकास संवर्ग से आग्रह किया था कि अगर आप लोग कहते हैं कि मेरा चयन सही है तो जितने भी आपके NYB में चयनित प्रतिभागी हैं उसके सारे कॉलेज को जिसका वो सर्टिफिकेट दिखा रहा हो या दिखा रही हो, जो भी महिला पुरुष होंगे, उनको आप एक पत्र जारी करें उनके प्रधानाचार्य को कि क्या ये छात्र छात्राएं क्या आप क्या नियमित हैं। एक भी पत्र जारी नहीं की गई। क्यों? मैं पूछ रहा हूं क्यों? एक तो जिले में बेरोजगारी की, आप तो जान ही रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ती हुई है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है बेरोजगारी का। और बेरोजगारी युवा तो ये सोचते हैं कि मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे। एक मानदेय के रूप में एक व्यक्ति को प्रत्येक माह 5,000 रुपये मिलते हैं। इस एवज में अगर आप 20,000 से 30,000 की राशि उगाही करते हैं चयन के लिए, ये कहाँ करना है? मतलब कि 20 से 30,000 सिर्फ 5,000 रुपया लेने के लिए, सैलरी के लिए, मानदेय के लिए। और कितने दिन तक वो चयन में उसमें रहते हैं NYB? ये देखिए, रूल तो कहता है 1 ईयर, तो 1 ईयर में अगर वैकेंसी नहीं होती तो 2 ईयर्स हो जाते हैं स्वतः। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 5,000 रुपये के लिए कोई 20,000 और 30,000 की राशि का नजराना अगर किसी SCT या किसी अधिकारी को अगर दिया जाता है तो ये कहाँ का न्याय है? तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं इसका कहीं प्रमाण है आपके पास? आपको मैं बता दूं, 2017 में मैं इस प्रमाण मैं कर दिया था। उस समय स्टेट डायरेक्टर अनिल कुमार कौशिक जी नेहरू युवा के संगठन बिहार पटना के हुआ करते थे, और मेरे पास में इसका साक्ष्य भी है। और उसमें 30,000 एक शिवाजी नगर की महिला थी, उसे 30,000 रुपये भी दी गई थी। एक खानपुर की महिला थी जो आज भी स्टेटमेंट में दिला दूंगा, उससे भी अवैध रूप से पैसा ली गई थी, जिसको खंडन मैंने किया था पटना ऑफिस में जाके। तो उसके बाद जाँच की बात हुई तो अनिल कुमार कौशिक जी ने इनको बहुत स्तर से, अपने स्तर से बहुत सारे बात कहे गए थे। तो आज यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी को देखिए बात क्या है, अब मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जिले में 2016 के बाद कोई नियमित जिला युवा संवर्ग नहीं रहे, प्रभार में रहे। प्रभार ऐसे कहा कि बिहार में YC की बहुत कमी थी, जिला युवा संवर्ग की कमी थी, और उसमें ACT फुल फ्लेजर हुआ करते थे। 6 जिला 7 जिला के एक YC को चार्ज मिला रहता था, तो एक दिन को आते थे। बहुत YC तो 7 महीना पे भी एक बार आते थे, तो फुल्ली काम पे अकाउंटेंट किया करते थे। YC का काम आता था, आए दस्तखत कर दिए, चले गए। तो ये क्या करता था, नहीं करता था, उसका समय कहाँ बच रहा है? मतलब कि अधिकारी के पास समय नहीं होने के कारण सिर्फ वो सिग्नेचर केवल करते थे, और उस पर अवैध निकासी होती थी, लिखा लिपि। सर, तो इसकी आपने चिट्ठी कहाँ कहाँ भेजी, कहाँ कहाँ आपने क्या नाम है अपना आवेदन दिया होगा कि भाई जिस संस्था NYK जो संस्था है इस पे जो गबन हुआ है पैसा का, तो आप इसका चिट्ठी कहाँ कहाँ भेजे हैं? देखिए, और कहाँ कहाँ से रिजल्ट आपको मिला है? मैं बता रहा हूँ कि इसमें तो काफ़ी पैसा खर्च भी हुआ होगा आपका। निश्चित होना ही। एक पत्र का फोटो स्टेट कराते थे, कम से कम 1 रुपये लगते हैं। अगर वही आप 500 कहीं भेज रहे हैं, उसका रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको खर्च कितने होते हैं। अगर RTI से कोई चीज़ का जवाब देते उसकी भी राशि आपको जमा करनी पड़ती है, तब वो आपको मिलते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले जब RTI से मुझे ये सारी सूचना प्राप्त हुई, तो मैंने सबसे पहले खुद स्वयं अपने स्तर से इस वाउचर की जांच करने निकला कि पहले तो मैं देख लूं
कि जिस दुकान से ये सामग्री खरीदी गई है उस दुकान है या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे जगह मैंने देखा कि वो दुकान है ही नहीं। तो मैंने ये भी पता किया पूर्व में हो सकते हैं। वहाँ के लोगों से मैंने पूछा ये नाम की दुकान यहाँ थी कभी, तो कभी थी ही नहीं। तो आपने वहाँ का वाउचर कहाँ से लगा दिया? अब वाउचर लगा दिया तो लेखा लिपिक महोदय ने उनको पास कैसे कर दिया? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। पास अगर आप कहीं से कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि इसका मतलब यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पैसों की लेन देन है। पूरे 40 पुरुष युवा संसद कार्यक्रम जो 2017 में हुई 50% पे कार्यक्रम कराई गई है। मतलब कि 50% राशि रखा गया मैंने सीधा ऑफिस ने लिया है और 50% पे काम हुआ है, जिसमें 50% तो काम कहिए ही नहीं, वो 15% काम कहिए। अगर किसी यूथ क्लब को पैसे नहीं बचेंगे तो भी कार्यक्रम नहीं बनेगा। तो भी बैनर टांग लिया, आपका कहीं कुछ हो रहा है, आपका ही बैनर टांग दिया अपना। सर असल हमने आपसे ये जानना चाहा कि आपने ये चिट्ठी कहाँ कहाँ भेजा और कहाँ से आपको क्या रिप्लाई मिला? एक मिनट सर, 1 मिनट। अब मैं 5 मिनट फ़ोन कर रहा हूँ। हेलो, 5 मिनट फ़ोन कर रहा हूँ, 5 मिनट वो कर रहा हूँ। हाँ सर असल हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो चिट्ठी लगाया इनके जहाँ NY के युवा केंद्र के जो ऑफिस है तो वहाँ से क्या आपको मिला रिजल्ट? मैंने RTI से जब सूचनाएं प्राप्त की तो मैंने यहाँ के स्टेट डायरेक्टर बिहार पटना को पत्र जारी किया कि ये समस्तीपुर में युवा केंद्र में व्यापक भ्रष्टाचार है, जिसकी पत्र मेरे पास है। जब मैंने देखा बहुत दिनों तक कि NY के बिहार पटना के द्वारा कोई भी एक्शन टेकन नहीं हो रही तो मैंने फिर दिल्ली को पत्र जारी किया और इन लोगों को मैंने हर 15 दिन पर मैं रिमाइंडर करता रहा, लेकिन कोई जवाब मुझे मिली ही नहीं आज तक। तो दिल्ली मैंने लिखा, दिल्ली के नेहरू युवा केंद्र संगठन के महानिदेशक श्री आशीष सिंह जी को मैंने भी लिखा था। वहाँ से भी कुछ रिजल्ट हमको अच्छे नहीं मिले। तो मैंने खेल मंत्री किरण रिजिजू जी, भारत सरकार, उनको भी मैंने पत्र जारी किया। CBI को मैंने, CBC को भी मैंने पत्र जारी किया और लगभग मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। उनके ऐप्स में भी मेरे सारे क्वेश्चन हुए हैं, बहुत तरह उस पर जाँच भी बैठी हुई है। इस तरह करते करते इस बार लगभग मार्च के करीबन मुझे सूचना मिली वहाँ से कि आप अगर शिकायत करता है तो आप अपना परिचय पत्र और कोर्ट का एफिडेविट के साथ आप भेजें संलग्न करके। तो मैंने फिर कोर्ट से एफिडेविट कराया और सतर्कता विभाग को मैंने भेजा। उस पत्र भेजने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करें। फिर मैंने साक्ष्य भी प्रस्तुत किया, 52 पृष्ठों का पृष्ठ के साथ वाउचर मैंने सतर्कता विभाग नेहरू युवा के संगठन को मैं प्रेषित कर दिया दिल्ली, जिसपे जांच भी बैठी हुई है। 22 अगस्त 2020 को राज्य निदेशक डॉक्टर कुमारी जोशना जी के द्वारा जांच भी की गई थी। उस जांच में एक फोरम पूरा की गई, उसमें जांच नहीं हो पाई, थोड़ा सा हुई, ऑफिस के अंतर्गत हुई। फिर उन्होंने आश्वासन दी कि मैं अगले लॉकडाउन होने के कारण अभी प्रतिष्ठान या मतलब जो दुकान वो बंद पड़ रहे हुए हैं तो जांच करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं सितंबर के बाद मैं जांच कर लूँगा। लेकिन अभी तक फिर हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर अब तो सारे दुकान खुल चुके हैं। ऑफिस का ये दुकान क्या ऑफिस ना होगा? नहीं, दुकान जहाँ से, अच्छा, जहाँ वाउचर जिस वाउचर से आपने परचेज किया है वो दुकान तो अब सारे खुल चुके हैं। फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज तक ये जांच क्यों अवरुद्ध है। मैंने फिर पत्र भी लिखा था कि नियम कहता है कि जिस कर्मचारी के विरुद्ध हमने शिकायत किया है उसको अविलंब, जब जांच होती है, शिकायतकर्ता खुद आरोप लगाए हुए हैं और जिस पे शिकायत है वो व्यक्ति उसी पद पे यहाँ पदस्थापित हों, ये जांच का मतलब नहीं है। मतलब कि अभी तक वो पदस्थापित हैं ही, उनको तो अविलंब यहाँ से हटा देनी चाहिए थी, उसके बाद निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। तो सर अभी तक आपको लगा कि जांच एकदम डिले चल रहा है जी, तो अब आगे क्या कीजिएगा? देखिए अभी हमारे बिहार में तो क्या कहते हैं, इलेक्शन का माहौल था, आज काउंटिंग का दिन भी है, बहुत अच्छा समय भी है, आचार संहिता भी लागू थी। सरकार गठन हो जाती है तो मेरा मुख्य उद्देश्य होगी अगर अविलंब हमारे शिकायत पे कर लेखा लिपिक श्री उमेश प्रसाद के विरुद्ध
अगर कार्यवाही नहीं की जाती है तो फिर मैं सभी युवाओं के साथ धरना का ऐलान करूंगा। अब कार्रवाई हुई, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि ठीक है उनका सस्पेंशन भी हो जाता है, तो जो गबन राशि है उसकी रिकवरी होगी कि नहीं होगी? ये तो मेरा मुख्य बिंदु है। अगर किसी पदाधिकारी या किसी कर्मचारी को आप सस्पेंड कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, इससे मेरा कोई उद्देश्य मेरा नहीं है। ये मेरा उद्देश्य है कि सरकार की राशि का जो गबन हुई है उसको वापस लाई जाए, उस केंद्र के हेड में दी जाए कि जो युवाओं के विकासात्मक कार्यों में वो खर्च हो सके, ये किया जाए ना। आपको मैं बता देता हूं कि लेखा लिपिक की जो माने घर की जो विधि व्यवस्थाएं हैं वो आप लोग जानते हैं। लेखा लिपिक महोदय के नाम से एक ट्रैक्टर है, कैश, न कि कोई EMI पे। किनके नाम से? लेखा लिपिक श्री उमेश प्रसाद जी के नाम से। बहुत तो कुछ माने लैंड प्रॉपर्टी भी इनके नाम से है। जो इनकी पैतृक संपत्ति जो है वो उस तरह का भी नहीं है जो जांच से आपको पता चल सकती है। दूसरी बात, आज से 1 साल पूर्व में भी उन्होंने 30 लाख की संपत्ति आपके जिले समस्तीपुर में अपनी वाइफ के नाम से वो रजिस्ट्री भी कराया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सैलरी जितनी है, आपके परिवार में 2 बेटी 1 बेटा और मैंने खुद स्वयं, उनकी पत्नी, 1 भाई और उनकी वाइफ, माँ और पिताजी, लगभग पिताजी तो हम मेरे एक्सपायर कर चुके हैं पिछले सत्र में। इतनी राशि आजकल की महंगाई में 42-44 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है और 30 लाख की प्रॉपर्टी भी आप दिखा रहे हैं, प्लस क्या कहते हैं कि गांव में भी संपत्ति का आपने अर्जन किया, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग का घर। तो सर हो सकता है कि इनका कोई साइड काम भी होगा, साइड इनका कोई बिजनेस भी होगा? इनके परिवार में कोई न बिजनेसमैन है, इनका लड़का अभी भी मैंने रोजगारी है। 2 पुत्री का इन्होंने शादी किया है 4 सालों के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी राशि का उपार्जन किस तहत हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैंने विभाग को बार बार कहा कि इनकी संपत्ति की तो जांच होनी ही चाहिए। मतलब आप साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके पास जितनी संपत्ति आई है, ये जो भी पैसा आया वो सरकारी गबन का निश्चित है ना? निश्चित, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। अच्छा सर, आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं नेहरू युवा केंद्र के साथ कि यहाँ जो पैसा गबन किया गया है, तो सर इसमें आपका तो काफ़ी पैसा खर्च हुआ होगा, टाइम भी वेस्ट हुआ है बहुत। तो सर इससे आपको क्या प्रॉफिट है? देखिए, सबसे पहली बात होता है कि जब व्याप्त भ्रष्टाचार किसी विभाग डिपार्टमेंट में अगर होने लगती है तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता है। अगर आप नहीं आते हैं तो कोई तो आज अगर हम नहीं आते कोई ना कोई तो जरूर आता है। अगर आज मैं ही आ गया तो कम से कम एक राजीव सिंह के आने से कम से 50 राजीव सिंह तो फिर हो जाएंगे पीछे। आज आप ही लोग मीडिया से हैं, आज एक अर्नब स्वामी आपके एक अच्छे जर्नलिस्ट, आज उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा दिया कि आप गलत हो तो गलत हो, तो गलत को उजागर करने चाहिए। ठीक है, आप मेरे ऊपर कुछ करवा भी सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैंने मीडिया को भी स्पष्ट बता रहा हूँ कि पूर्व में भी मेरे ऊपर 7 जिले के एसपी को पत्र भी लिखी गई थी, मेरे ऊपर FIR होने के लिए पत्र जारी कर दिया गया था। फिर भी 7 जिले के एसपी ने मुझे क्लीन चिट भी प्राप्त की गई। जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित हुए तो उन्होंने मुझे क्लीन चिट दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा यह सरकार की राशि का गबन का मामला है। मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे कि मैं 7 जिले के नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में सरकारी कार्यों में बाधा डालता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि सरकारी कार्यों में अगर मैं बाधा डाला तो आपने FIR क्यों नहीं किया? वहाँ के जिला युवा संघ क्या कर रहे थे, वहाँ के लिखा लिखी क्या कर रहे थे? अगर मैं गया तो मेरी उपस्थिति होगी। मैं अपने जिले की सिवा तो किसी जिले में नेहरू युवा केंद्र में गया ही नहीं था, तो सबूत देना। मतलब कहीं ना कहीं आपको फंसाने की साजिश की गई थी। अच्छा सर, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी लड़ाई है, तो इस पर कभी आपको ऐसा डर फील नहीं हुआ महसूस, या ऐसा कहीं से किसी की तरफ से आपको कन्वेंस किया हो गया हो या समझाया गया हो कि आप क्यों इस पीड़ा में पड़ रहे हैं? मैंने जब इस मुद्दा को उठाया तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे तो पड़े ही थे, बहुत सारे, हमको तो ये भी जानलेवा हमला के भी बातें हो रही थी।
लेकिन मैं इस सबसे डरा नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आगे बढ़ते चलो, पीछे कौन देखता है, जो होना होगा सो होगा, याद ना कल तो मुझे भी मरना है, कल आपको भी मरना है, इससे दिक्कत क्या है। लेकिन युवा को जागरूक करना मेरा कर्तव्य है। जो कर्मचारी, जो अधिकारी युवाओं को दिग्भ्रमित कर अपना जेब भरने का काम करते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है। इसके लिए चाहे जो भी हमको करना पड़ेगा, हम तमाम जिले के युवाओं के साथ का उपस्थित हो जाएंगे उस दिन धरना पे। तो अब आप आज चुनाव की गिनती भी है, अब कुछ दिन के बाद शपथ ग्रहण भी होगा, सरकार भी बनेगी जी। तो आप सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ के जो जिला पदाधिकारी डीएम साहब हैं उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी से यही आशा, पहले भी आशान्वित था और आज भी मैं हूँ कि कम से कम जिस जांच अधिकारी को वो नॉमिनेट करते हैं तो अपने कर्तव्य से भागते हैं तो उन पर कम से कम एक्शन होनी चाहिए। और 13 दिसंबर बहुत पहले के दिन होते हैं और आज 13 दिसंबर में मात्र 1 माह बचे हुए हैं। लगभग 1 साल में अगर आप जिला में जांच आप नहीं करवा पाते हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिली भगत है। अगर आप जिले के पदाधिकारी हैं और आपके नॉमिनेट जांच अधिकारी इस पे कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, इसका संकेत क्या है? हम उनसे आखिर आशा करेंगे तो अविलंब उस जांच अधिकारी से पूछी जाए कि आपके द्वारा आज तक क्या जांच की गई, क्या जांच रिपोर्ट है। कोई भी जांच रिपोर्ट नहीं प्राप्त है, न शिकायतकर्ता को कभी बुलाई गई, केवल ऑफिस में खानापूर्ति की गई। मुझे ऑफिस अपने ऑफिस चैम्बर में बुला के सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, उसके बाद आज कर रहा हूँ, 10 दिन के बाद कर रहा हूँ, 5 दिन के बाद कर, ये मुझे टहलाने का काम किया गया है। और मैं आज तक टहलता रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय के नॉमिनेट जांच अधिकारी के चैम्बर में, मैं टहलता ही रहा आज तक। पर 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन पे मेरी गाड़ी लगती ही थी, मैं मिलने जाता ही था। मतलब कहीं ना कहीं साहब का दिल पसीज जाए और युवा के लिए जो आप खड़े हैं, युवा को न्याय मिल सके। जी, मेरा उद्देश्य यही है कि भ्रष्ट कर्मचारी को सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह कोई ऐसा ना कर सके। अगर मैं ये भी चुनौती के साथ कर रहा हूँ, अगर राजीव सिंह के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर वो सत्य नहीं पाई जाती है तो मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप उल्टे मालानी का मुंह पे मुकदमा करें। आप, मैं पूर्ण विश्वास के साथ हूँ और डॉक्यूमेंट्स के साथ हूँ, रिकॉर्ड के साथ। सर अभी आपको तो यहाँ है ही, आप बिहार में काफ़ी दिन से, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अभी बाढ़ आया, बाढ़ जैसी समस्या आई और लॉकडाउन लगा, जिसमें हमारे जिला के पदाधिकारी बहुत व्यस्त थे। कभी इधर बाढ़ के मामले को लेके, कभी उधर कोरोना के मामले को लेके। तो इस बीच में सर हो सकता है कि वो काफ़ी व्यस्त रह गए होंगे, जिसके वजह से आपकी जो शिकायतें थी उस पर नज़र गया होगा लेकिन ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन अब आप डीएम साहब से और जो जिनकी सरकार बनती है उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? देखिए, मैं जिला पदाधिकारी महोदय का सम्मान मैं पूर्वक सम्मान करता हूँ। वो एक अच्छे पदाधिकारी हैं, जिले के मालिक भी हैं और उनके कार्यों से मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं जान भी रहा हूँ कि वो न्याय ही करते हैं। ठीक है, ये मैं जान रहा हूँ कि लॉकडाउन की महामारी थी, उसमें ऐसा हो भी सकता है कि उनकी व्यवस्था तो बहुत सारी थे ही, लेकिन फिर भी मैं उनसे आशा आज भी करता हूँ और अपने राज्य सरकार से भी आशा करूँगा कि हम जैसे युवा जो भी हैं, जिनके राशियों का गबन किया गया है, वैसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पे जल्द से जल्द जांच बैठा के उचित कार्रवाई करने का उचित बात करेंगे। हम चाह रहे हैं कि अगर जिलाधिकारी महोदय की एक नज़र अगर जिस दिन पड़ गई तो शायद ये अधिकारी सब ना पा जाएंगे उसे। और मुझे आशा है कि जिलाधिकारी महोदय जल्द से जल्द कार्रवाई तो जरूर करेंगे, आज करें चाहे कल करें। और उनकी व्यवस्था शायद हमको लगता है जल्द ही खत्म हो ही जाएगी। अब चुनाव भी समापन हो ही गई है, सरकार गठन होने के बाद हमको उम्मीद है जिलाधिकारी महोदय से वो निश्चित कार्रवाई करेंगे। बस इसी आशा के साथ मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ।